धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उनके तेज तर्रार बेहतरीन मंत्री मेरे भाई श्री पीयूष गोयल साहब का और उनके दोनों सहयोगी मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी का और सोम प्रकाश जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की इस चर्चा में भाग लेकर या इसकी चर्चा को ज्यादा अच्छा उत्पादन करके जो है उन लोगों ने इस देश के लिए एक बड़ा काम किया है और आज 400 बिलियन का जो इनका एक्सपोर्ट गया है, इसके लिए ये दोनों मंत्री जो यहां मौजूद हैं और जो मंत्री कल जवाब देंगे वो सभी बधाई के पात्र हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत चर्चा सुना और मुझे लगा कि इस चर्चा में मुझे भाग लेना चाहिए। लेगेसी की बात हुई, बड़े कार्ति चिदंबरम साहब हैं, सुप्रिया जी हैं, रितेश पांडे साहब को सुना। क्या करें, लेगेसी ही ऐसी है। सर, इस देश में 1990 के बाद 91 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का वक्त आया, जब फ्री मार्केट की बात आई, तो हमने कई एक एग्रीमेंट ऐसे साइन कर लिए सभापति महोदय, जो कि इस सरकार नहीं आने वाली सारी सरकारों को वो लेगेसी का इशू होने वाला है। अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि हमने गैट पर साइन कर लिया, डंकेल पर साइन कर लिया। सभापति महोदय, आप और हम जिस संगठन से आगे बढ़े हैं, स्वदेशी जागरण मंच में, मिस्टर काला का जो है लगातार प्रत्येक महीने हम लोगों को भाषण सुनने का मौका मिलता था और लगता था कि ये डंकेल एग्रीमेंट क्या है, ये गैट एग्रीमेंट क्या है। डब्ल्यूटीओ में चाइना आने को तैयार नहीं था, लेकिन डब्ल्यूटीओ में हम लोग आ गए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात जब कांग्रेस करती हुई नजर आती है और वो एग्रीमेंट की बात करते आती है, आज आप समझिए सर, स्पीकर सर, सिचुएशन ये है कि जितना इस देश में गोल्ड का आयात हम नहीं करते, गोल्ड पर जितना पैसा नहीं देते हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक पर पैसा देते हैं। हमारी सरकार के आने के पहले कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं था जो कि यहां बनता था। उसका कारण यह है कि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट सॉवरेन गवर्नमेंट साइन करती है, कांग्रेस और यूपीए का सवाल नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक है जब सर कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन क्या करें, सत्य तो बोलना ही है ना। आज हम चाह कर भी विदेश से जो आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, उसके आयात को नहीं रोक सकते। उस वक्त के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे चिदंबरम साहब, उन्होंने 96 में ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसको भारत सरकार चाहकर भी रिड्यू नहीं कर सकती। आज आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप भूखे को खिलाने की बात कर रहे हैं। कोविड में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जी ने खिलाया, लेकिन कैसे खिलाया? 2013 में स्पीकर महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, तो बाली एग्रीमेंट साइन करके आ गए ये लोग। आनंद शर्मा साहब उस वक्त यहां के मंत्री थे, कॉमर्स के मिनिस्टर थे। क्या यूपीए को यह पता नहीं था? आप जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कहां से खिलाइएगा? और जब 2014 में हमारी सरकार आई और उस निगोशिएशन को फाइनल होना था, तो क्या हुआ? दोहा में लड़ाई हो गई। हमने मना कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एग्रीमेंट होता है हो, नहीं होता है नहीं हो, हमारे ऊपर जितना इंपोजिशन लगाना है दुनिया को लगा ले, लेकिन मुझे गरीबों को खाना खिलाना है, हमको किसानों को बचाना है। और इसके बाद पूरी दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने झुकना पड़ा और नवंबर में हमने रीनिगोशिएट किया और वो एग्रीमेंट साइन किया। आज यदि साइन नहीं करते तो क्या हम अपने गरीब भाइयों को ऐसे ही भूखे छोड़ देते? ये लेगेसी नहीं है क्या? इसके लिए आपको अपने अंदर जो है इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है? केवल उंगली उठा देने से दोष जो है दोषी खराब नहीं हो जाता, आपका दोष खत्म नहीं हो जाता, लेगेसी का प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाता।
मैं आपको बताऊं कि कई एक ऐसी चीजें हैं सर। बासमती राइस, किसानों की बात करते हैं। बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते थे। जो आपके जमाने में मंत्री ने किया कि बासमती के स्थान पर परिमल चावल भेजना शुरू किया, आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में भारत का बासमती राइस बैन है। पाकिस्तान का बासमती राइस उसने जीआई टैग के साथ, वो उसने अपने टैग के साथ बेचना स्टार्ट कर दिया है। यही किसानों के साथ आपका न्याय था, यही कांग्रेस सरकार थी। सारे एक्सपोर्टर के ऊपर केस चल रहे हैं, सीबीआई के, ईडी के। आज आप कहते हो सीबीआई ईडी का केस क्या चल रहा है? आपने किया, आपने इस देश के किसानों के साथ नुकसान किया। आज आप माइनिंग की बात करते हो, आयरन ओर की माइनिंग की बात करते हो, उसके एक्सपोर्ट की बात करते हो। हम भी वही चाहते हैं, एक्सपोर्ट हो, पैसा आए, लेकिन कैसे आएगा? आपको पता है कि डुअल फ्रेट ये सिस्टम लगाया रेलवे ने कि ये डोमेस्टिक यूज होगा स्टील का या ये इंटरनेशनल यूज होगा। माइनिंग जो है विदेश जाएगी। आपको पता है 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ सभापति महोदय। और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि हमने जो है ग्रेड 3, ग्रेड 4 का जो है चाइना को डंप करना स्टार्ट किया। आज ये सिचुएशन हो गया कि आज आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आज ये सिचुएशन हो गया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इलीगल माइनिंग चलती रही, हम उससे भुक्तभोगी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड को हुआ, उड़ीसा को हुआ, गोवा को हुआ। कभी आप उस तह तक जाने की कोशिश करते कि आपने क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि दुनिया में लड़ाई करे कोई, भरे कोई? ये कैसे संभव है? और ये इस देश का सिचुएशन है सर। मैं आपको बताऊं, आज ही का क्वेश्चन है सर, ये खिलौने पर है सर, टॉय। हम लोग सभी बचपन में खेलते रहे, खिलौने से खेलते रहे सर। दिवाली आता था तो दिवाली में जो है हम लोग बल्ब जलाते थे। आज क्या नजर आ रहा है सर? आज केवल आपको चाइनीज बल्ब नजर आ रहा है। छोटी चीजें हैं। जो खिलौने हैं सर, वो खिलौने सारे चाइनीज हैं। भगवान, यदि मुझे गणेश और पार्वती की पूजा करनी है तो वो भी चाइना से आ रहा है। गणेश और लक्ष्मी, वो भी चाइना से आ रहा है। आपने क्या किया? और ये आज का ही उत्तर है सर कि भारत सरकार ने 2020 और 2021 में इस तरह के कानून बनाने की कोशिश की जिससे कि यहां खिलौने भी बन पाए, बल्ब भी बन पाए और गणेश और लक्ष्मी जो हमारा अधिकार है, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का अधिकार है, वो हो पाए। आपने क्या किया? आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। कभी आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की कि ये इंडस्ट्री कैसे खत्म हो गई? आप कहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तेल क्यों मंगाते हो? कभी आपने तेल के बारे में सोचा? आज का ही जवाब है सर। संजोग ऐसा है कि मैं जब स्पीच की तैयारी कर रहा था तो आज ही मंत्री जी अब आ गए हैं, उनका मैंने देखा। आप एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट बढ़ाते रहे। आपको उस वक्त नहीं नजर आया कि मस्टर्ड ऑयल चाहिए, कि पाम ऑयल चाहिए? अब भारत यदि जाता है मार्केट में तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में यह कहा जाता है सर कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। उसका एक्सपोर्ट मतलब हमारा जो इंपोर्ट है इतना बढ़ जाता है कि वहां जो दाम है वर्ल्ड मार्केट में किसी भी चीज का, चाहे वो पल्स खरीदने के लिए जाए, चाहे तेल खरीदने के लिए जाए, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है। आपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या काम किया? हमारी सरकार है। मैं ये देख रहा था डाटा, यदि मैं डाटा की बात करूं तो 2018-19 के मुकाबले 2020-21 में पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो घटा है। और इसके अलावा सरकार ने यह कोशिश की है कि यहां के किसानों को हम इतना इंसेंटिव दें कि पाम ऑयल पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाए। वो मस्टर्ड ऑयल करें या यहां के लोकल चीजें करें या मस्टर्ड का उपभोग करें। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बातें खत्म करूंगा सर। मैं आपको बताऊं कि लॉजिस्टिक की बात होती है इस देश में। जितने भी प्लान बने सर, चूंकि ये डिपार्टमेंट इनका है, हम वर्ल्ड मार्केट में कंपीट क्यों नहीं कर पाते? यदि आप कहते हो कि हम दुनिया में इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही ज्यादा करना पड़ रहा है, हमारे सामान जो है चाइनीज मार्केट को क्यों नहीं कंपीट करने के लिए हैं, या साउथ ईस्ट एशिया में या जो भी बांग्लादेश जैसे जगह हैं, उसका कारण यह है कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है सर, प्रत्येक साल 1.5 लाख से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट है, इनके समय की सीएजी की रिपोर्ट है, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़
केवल लॉजिस्टिक की समस्या के कारण कि उसका कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, उसका बैंकिंग क्लियरेंस कैसे होगा, पोर्ट तक सामान कैसे जाएगा, पोर्ट से सामान कैसे वापस आएगा, इस तरह की जो लाल फीताशाही थी रेड टेपिज्म में सर, हम 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया जो है प्रत्येक साल बर्बाद करते थे। और यदि 1.5 लाख 2 लाख करोड़ यदि कॉस्ट लगा दीजिए किसी सामान में, जिस सामान में वो जुटेगा, तो वर्ल्ड मार्केट में कैसे कंपीट करेगा सर? हमारे एमएसएमई सेक्टर में बहुत लंबा लंबा भाषण देते हैं कि आप छोटे उद्योग को नहीं करते हैं, बड़े उद्योग को करते हैं। हमने बड़े उद्योग को भी बचाने की कोशिश की और छोटे उद्योग की। आज यदि स्टील इंडस्ट्री बची सर, तो मैं अपने सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाइना का जो घटिया स्टील यहां आ रहा था, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा के हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास किया है। और उसी तरह से नया लॉजिस्टिक लॉ लाकर आज आप समझिए कि किसी भी पोर्ट पर आप चले जाइए, 24 घंटे के अंदर आपका सारा क्लियरेंस हो जाता है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और आज इस वर्ल्ड रैंकिंग में जहां हम लगभग 190 पे थे, आज वो वर्ल्ड रैंकिंग में हम लगभग 63 के आसपास पहुंच चुके हैं सर। इतना बड़ा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल साहब ने किया है या इनके मंत्रालय ने किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और जिस मंत्र को हम लगातार पढ़ते रहे सर कि ओम सहना भवतु सहना भुनंतु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना मदित मस्तु मा विद्विषावहे। हमको गांव, गरीब, किसान इसकी चिंता है, हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमको इंपोर्ट कम करना है। और इसके लिए जो ये मंत्रालय काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आप अपनी लेगेसी के बारे में जरूर चिंता करिए, अपने अंदर झांकिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, तभी इस देश का विकास हो पाएगा। हम सब मिलकर इसका विकास कर पाएंगे। इन्हीं सब धन्यवाद सभापति महोदय। डिमांड फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे आपने हमें बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दूंगा और जिस प्रकार से इस मंत्रालय ने काम किया, उनके नेतृत्व में देश में आज गौरव का क्षण है कि 400 बिलियन का निर्यात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। निश्चित रूप से ये देश के लिए गौरव का क्षण है। साथ ही साथ ये इस बात को दर्शाता भी है कि यह देश अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी ने देखा है कि कोरोना जैसे महामारी के समय यह देश बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आयात पे निर्भर रहता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत करके जिस तरह से इस मंत्रालय ने काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। इस आत्मनिर्भरता में बहुत बड़ा योगदान पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो SIZ शुरू किया गया उसका था, और वर्तमान में अपनी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई, उसके द्वारा भी, उसके कारण भी आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो जिस प्रकार से यह मंत्रालय संचालित कर रहा है, 7 दिसंबर 2016 को मंत्रालय के एक आदेश के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो वर्तमान में 11 चल रहे हैं और जो भविष्य में और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने हैं, उन सभी को NICDIPT के द्वारा इसको नियंत्रण में लिया गया, जिसके कारण जो मेक इंडिया कार्यक्रम है उसको बहुत बढ़ावा मिला है। और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का अगर देखा जाए तो एक समय हम लोग जो होदरी का आइटम था, बंगाल उसका हब होता था, लुधियाना हब होता था, लेकिन बीच में सरकारियों के नीतियों के कारण हम लोग आयात करने लगे थे, लेकिन आज वो पुनः आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मेक इन इंडिया का ही कार्यक्रम का एक परिणाम है कि चाइना पे लगातार हमारी निर्भरता घट रही है। हम सभी ने देखा था, चाहे दीपावली का त्योहार हमारा होता था, लक्ष्मी गणेश वहां से आते थे। अभी होली का त्योहार बीता है, होली के त्योहार में होता क्या था कि त्योहार हमारा है, रंग वहां से आता था,
लेकिन इस मंत्रालय के प्रयास के द्वारा जिस तरह से उद्यमियों का सहयोग किया गया, उनका संवर्धन किया गया, उसके कारण आज देश आत्मनिर्भर बढ़ रहा है। साथ ही साथ देश के युवाओं ने, आपने देखा होगा कि आईटी में परचम लहराने के बाद अब स्टार्टअप में जिस तरह से देश और दुनिया में देश के युवाओं ने एक परचम लहराने का काम किया है। और स्टार्टअप केवल एकमात्र रोजगार नहीं है, देश में युवाओं को रोजगार देने का काम हो, चाहे अपनी इकोनॉमी बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा या देश के सामने विजन रखा है, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान है। और इस स्टार्टअप को सहयोग करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा लगातार अनेक प्रकार की सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसको बढ़ाने के लिए, चाहे स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जो योजना इसके द्वारा शुरू की गई, उसके कारण आज स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये स्टार्टअप केवल बड़े शहरों में नहीं हो रहा, महानगरों में नहीं हो रहा है। यह स्टार्टअप 3 टायर और 2 टायर के जो हमने शहर हैं, उनके यहाँ से बहुत तेजी से स्टार्टअप आ रहे हैं। इसमें देश की महिलाएं भी बहुत तेजी से जुड़ रही हैं। साथ ही साथ इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 2,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ CJSS प्रारंभ की है, योजना प्रारंभ की है, उसके माध्यम से भी लगातार स्टार्टअप को बल मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारा युवा आत्मनिर्भर भी हो रहा है, देश के आर्थिक तरक्की में भी अपना सहयोग कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहा है। मैं मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले से 15 अगस्त 2015 को एक घोषणा की थी, इस देश के अनुसूचित समाज के युवाओं के लिए, अनुसूचित जात और जनजाति के युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए स्टैंड अप योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने देश से आह्वान किया था कि मैं चाहता हूं कि इस देश के अनुसूचित समाज के युवा और एसटी महिलाएं, ये एसटी समाज के लोग रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। उसको लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ पे एक्ट भी पास किया, प्रोविजन किया कि जो चाहे देश के सरकारी कार्यालय हो, चाहे पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे प्रदेश सरकार के पीएसयू हो, चाहे प्रदेश सरकार के कार्यालय हो, वो अपने उपभोग के लिए 4% से ज्यादा 4% तक का खरीद SC/ST इंटरप्राइजेस से करेंगे। लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी एक संकट है कि जब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है 1956 में, एक्ट 256 के अनुसार, तो जो भी कंपनियां रजिस्ट्रेशन होती हैं उनको SC/ST का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिसके कारण जो सरकारें हैं या PSU हैं जो खरीदना भी चाहें तो खरीदने में असमर्थ हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि निवेदन है कि इसको निवेदन है कि जो जब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उस समय उसमें SC/ST की जो लाभार्थी एंटरप्रेन्योर करते हैं तो उनको वो प्रमाण पत्र देने का कृपा करें, सही प्रोविजन करें, जिससे वो अपने सामानों की बिक्री सरकारी कार्यालयों में कर सकें। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का एक ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया है और इस उज्ज्वला कनेक्शन में एक नियम है कि अगर कोई LPG से दुर्घटना होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आपके मंत्रालय के अधीन ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक प्रोविजन है कि जब तक उस रसोई गैस का उपयोग आप पक्की रसोई में या पक्के प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे तब तक उस इंश्योरेंस का लाभ उनको नहीं मिलता। तो जब 6 करोड़ से ज्यादा हमने गरीबों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, जो झोपड़ी में है, गरीब हैं, जिनको अभी उनको यहाँ पक्के रसोई बनाने की उनकी क्षमता नहीं है, पक्के प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता नहीं है, तो जिसके कारण जब दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनको
उसका लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखने को सामने आ रही है। तो मुझको लगता है इसके जो आपके यहाँ 1952 में ज्वलनशील पदार्थ के लिए अधिनियम बना है, उसको एक बार चेक करके संशोधित करने की जरूरत है। एक अंतिम निवेदन माननीय मंत्री जी आपसे मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर की शुरुआत सरकार ने किया था, जिसको अलीगढ़, आगरा और झांसी होते हुए फर्स्ट फेज में किया गया। सेकेंड फेज में चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ तक प्रस्तावित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं ने देखा है कि चित्रकूट से लगा हुआ कौशाम्बी है, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र है, और चित्रकूट से लगा ही प्रयागराज है, जहां पे लाखों एकड़ जमीन वहां पे सुरक्षित पड़ी हुई है। अगर इस डिफेंस कॉरिडोर को हम वहां तक बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार। धन्यवाद। मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किस तरह से दिन रात काम कर रही है, उसी का ये परिणाम है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत दिन रात आगे की ओर बढ़ रहा है। और अभी अभी हमारे जापान के प्रधानमंत्री कशीदा जी ने भारत के साथ 5 ट्रिलियन येन, जो कि 42 बिलियन के लगभग $US बनता है, उसके एग्रीमेंट किए हैं, जो भारत के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी मदद होगी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन अभी भारत आए हैं और उनके साथ भी 1500 करोड़ रुपए के समझौते भारत ने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किए हैं, जो कि भारत के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में आगे काम करेंगे। हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी वाणिज्य पॉलिसी किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसकी आज सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। यहां तक कि क्या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमारे प्रति बहुत दुश्मनी का व्यवहार रखता है और समय समय पर हम पर कई हमले भी किए हैं, अभी जब भारत ने रूस से तेल लेने की बात की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह बयान आया सार्वजनिक तौर पर कि दुनिया में अगर कोई देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रख के नीति बनाता है तो वो भारत है। भारत कभी भी अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता। इसीलिए आज भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे आगे बढ़कर जो अपॉर्चुनिटी हमें सारे संसार के अंदर प्राप्त हों, हमें उन्हें ग्रैब करना है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप सारी दुनिया इस बात को लेकर आज भी रिसर्च में लगी है कि कोविड महामारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई और आज सारी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है। चाइना के बारे में पहले ही
दुनिया उसकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी से, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी से बहुत त्रस्त थी, लेकिन कोविड के पश्चात चाइना की साख दुनिया के अंदर और गिरी है। आज दुनिया के बहुत से देश चाइना की मार्केट से अपना पेंडा छटवाकर भारत की ओर आना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत के लिए ये एक बहुत शानदार अवसर है कि भारत दुनिया के देशों के साथ बातचीत करके अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। उसके लिए भारत सरकार नई नई योजनाएं भी बना रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो चलाई गई है, जो 1,97,000 करोड़ रुपया खर्च करके हम देश के जो डिफरेंट उद्योग हैं उनको बढ़ावा देंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। और हम देख रहे हैं कि देखते ही देखते रेलवे में हमने 5 टाइम जो है इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया है और भारत आज 38 किलोमीटर प्रति किलोमीटर डेली की रफ्तार से सड़कें जो है वो बना रहा है। उसी का परिणाम है कि जैसे जैसे देश के अंदर एफडीआई आ रही है और इन्वेस्टमेंट आ रही है, वैसे वैसे हमारे उद्योग भी जो हैं वो तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आज इंडिया का जो एक्सपोर्ट फरवरी 2022 में जो है ये 25.41% से बढ़ा है और 570 यूएस डॉलर तक जो है बिलियन तक ये पहुंचा है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हम देख रहे हैं कि वाणिज्य एवं सेवा क्षेत्र में 36% की वृद्धि 2021 में हुई है और 22 में भी चल रही है, जो 601 बिलियन के बराबर है। और इसमें जो वाणिज्य है उसमें 375 बिलियन और सेवा के क्षेत्र में 256 बिलियन की जो है वो हमने वृद्धि जो है वो रिकॉर्ड की है। महोदय, मैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जो एक आरक्षित क्षेत्र है। अंबाला का मेरा जगाधरी क्षेत्र सारे भारतवर्ष में बर्तन के लिए जाना जाता है और सारी दुनिया में बर्तन इंडस्ट्री वहां से बहुत फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर संकट आता गया और आज वो इंडस्ट्री जो है वो सरकारी मदद के लिए तरस रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र का अंबाला छावनी क्षेत्र जो साइंस का सामान सारी दुनिया का एक्सपोर्ट करता है, वहां पर माइक्रोस्कोप की ऐसी ऐसी मशीनें बनती हैं कि जो बहुत महंगी भी आती हैं और अमेरिका इत्यादि, इंग्लैंड इत्यादि यूरोप के देशों में उनकी सप्लाई होती है। और कई बार वहां पर जो है साइंस टेक्नोलॉजी पार्क की बात आई, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हुआ है। इसी तरह से मिक्सी उद्योग है और फार्मास्यूटिकल का उद्योग जो है वो भी मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत है। मैं मांग करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन इतनी हो गई है, गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन इतनी हो गई है और हमारे फरीदाबाद में पॉपुलेशन इतनी हो गई है। उसके बाद दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाला एक ऐसा स्टेशन पड़ता है, डेस्टिनेशन पड़ती है कि अगर इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम विकसित करेंगे तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित
ये 200 किलोमीटर के एरिया में अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाता है और ट्रांसपोर्ट हब बन जाता है तो इस क्षेत्र के अंदर हम आने वाले 50-60 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों का भी समावेश कर सकेंगे और इस क्षेत्र के 5-6 स्टेट के विकास के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका हम निभा सकते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से ये मांग है कि आप यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की बात करें। अंबाला में 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर कपड़े का व्यापार है। अगर आप उसको टेक्सटाइल हब की दृष्टि से भी, सर मुझे 2-3 मिनट और चाहिए सर 2-3 मिनट सिर्फ। तो मैं ये मांग करना चाहूंगा कि सरकार इन बातों की ओर भी ध्यान दे और मंत्रालय ने जिस प्रकार से वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए इतने कदम उठाए हैं कि आज भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी मांग जो है वो सारी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि ये जो रसिया और यूक्रेन की जो युद्ध आज चल रही है उसके चलते भारत की वीट की मांग जो है वो आज कई देशों के अंदर बहुत बढ़ रही है उसकी एक्सपोर्ट के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोटे अनाजों के साथ साथ चावल और गेहूं के साथ साथ आज हॉर्टिकल्चर के अंदर भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना हम अनाज पैदा नहीं करते जितने सब्जियां और फल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पेरिशेबल हैं। इसलिए इस और भी सरकार ध्यान देकर इन चीजों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई नीति बनाएगी और जिससे हमारे देश को बहुत ही फॉरेन की इनकम भी प्राप्त होगी। ऐसे बहुत सी बातें और मेरे जहन में है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आइए भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम भारत के इस अमृत महोत्सव में भारत को इस दुनिया का एक महान राष्ट्र बनाएं, ताकि 1947 में प्रत्येक भारतवासी अपना सर ऊंचा उठाकर कह सके कि ये भारत देश हमारा, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, आज फिर भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयत्नों से इसको सोने की चिड़िया बना दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। I thank you, sir, for this opportunity. At the outset, I heartily congratulate Honorable Prime Minister Modi, Honorable Minister, Commerce and Industry Ministry, and his entire team for two outstanding achievements. Number one, the Ministry of Commerce and Industry had set a target of achieving $400 billion worth of exports this year, in the year 21-22. And today is the day when they have achieved it. This is all-time high, and I think we all deserve applause. The highest ever was $330 billion worth exports in a year, and we have achieved $400 billion. And sir, today in the morning, Honorable Prime Minister Modi has tweeted, he has congratulated everybody associated with this outstanding feat, number one, and he has also said that this is definitely a major breakthrough in Atmanirbhar Bharat journey. Now, number two outstanding achievement of this ministry relates to the FTA. We are all aware what FTA is all about. This is free trade agreement. The Ministry of Commerce and Industry and the entire team needs to be complimented for signing the free trade agreement with UAE in record time. And I want to let the House know that this ministry is currently into negotiation with various countries, various developed economies, and they are very much serious about it for signing the FTAs with developed economies like UK, Canada, Australia, and maybe US in the near future.
So, sir, this particular ministry is all serious, and we definitely need to acknowledge whatever is good, whatever is being achieved needs to be applauded. Sir, while I was listening to the discussions and while we were going through the demand for grants of the Commerce and Industry Ministry that has been tabled, naturally there would be a general impression that this particular budget provision has been made for rich exporters. I think one of our friends also mentioned something like that, rich exporters. But I say in this House, I want to allay all apprehensions. I say with all conviction at my command that the exports from India are closely linked with employment and job creation. I underscore, all exports of the country are closely linked with employment and job creation. Sir, please allow me to refer to two studies that have been made by the Government of India which supports my claim. Number one, in 2012-13, I don't go by which government when. In 2012-13, Exim Bank had conducted a study by which $1 million worth of exports generates 138 jobs in the country. And number two study was conducted by this government, by the government of Honorable Prime Minister Modi in 2018-19 by UNCTAD. And this study suggests that $1 million exports leads to 238 jobs in the country. So I think, sir, we are into it, and we are into employment and job creation, and that is the priority of Prime Minister Modi's government. Sir, if grapes from Nasik, if Vanamai prawns from West Bengal, Odisha, my state, and West Bengal, if beautiful handicrafts from Varanasi, if ginger and turmeric from Northeast can find their way into the global market, I think two things are implied, and we must take cognizance of these two things. Number one, our producers, our farmers are getting better price, which the government is ensuring. And number two, very important, the products that are being sold in the global market that are produced by our farmers, our people, definitely are qualitatively superior, and that's why they have been accepted in the global market. And let me tell you emphatically that our government, Prime Minister Modi's government, has been trying to create a very conducive environment in the country so that all people, all those who are associated with production, the entire chain should be given a facilitating environment. So I think we all need to acknowledge this. So our Honorable Prime Minister's vision is zero defects, zero effect. And of course, we have been talking about local goes global. Sir, one of my friends on the other side talked about 6,700 some odd crore, the ministry's budget. I think I would like to mention here that the figures have to be right when we come to this August House. So this year, the Ministry of Commerce and Industry has been allocated a total of rupees 14,421 crore. I talk of two departments within the ministry. It's an umbrella. The ministry is an umbrella with two departments. In the BE for 22-23, I repeat, rupees 14,421 crore, of which 12,721 crore is revenue budget and rupees 1,700 crore is capital budget. Sir, I would like to say with all emphasis that this allocation is 12.94% more than the BE for 21-22, and I request the House to compare BE with BE and RE with RE. Never compare BE with RE of the last year. So, sir, we are 12.94% more than the BE of 21-22. Sir, as regards the various schemes, I would like to touch upon very few schemes. I am reminded of the words of H.W. Longfellow, the poet, a psalm of life. Art is long and time is fleeting. Everybody has to speak. I would not like to take much time. But yes, certain schemes need mention. And that's why, please give me some time. Number one is Startup India initiative. Extremely good. And the entire idea, when it was launched in 2016, was
to build a strong ecosystem for nurturing entrepreneurship and innovation. And sir, here I would like to quote Honorable Prime Minister because his vision has been guiding the entire initiative. Sir, he had said, today India is rapidly moving towards hitting the century of the unicorns. We want 100 unicorns in the country, as he had said. The golden era of India's startup is starting now. Startups are going to be the backbone of new India. Sir, last year we had 42 unicorns. We are aware of the fact that we have more than 700, around 749 districts in the country. Sir, in 625 districts, we have one startup, at least one startup. This is a commendable achievement of the government, and these startups are working with 55 separate industries, and the number of startups, sir, has increased from 500, about 5 years back, to 60,000 today. So we have more than 60,000 startups today. This was just 5 years back, 500. So I think this is a commendable achievement and it deserves applause. So the ministry has very recently launched the Startup India Seed Fund Scheme. And I'm very delighted to inform the House that by the end of this financial year, 31/3/2022, rupees 250.75 crore out of this scheme, under this scheme, would be given to about 63 incubators. This is not a mean achievement, sir. We are with the people of the country. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. Sir, I support rupees 50 crore allocation to Startup India budget for BE this year and 125% increase in Startup India Seed Fund Scheme. I'd like to mention here some figures. From rupees 126 crore in BE 21-22, we are proposing 283.50 crore in BE 22-23 under Startup India Seed Fund Scheme. Sir, this has to be acknowledged and appreciated. So the Global Innovation Index, this is something that the Indian government doesn't do. It's the Global Innovation Index, and where do we stand there? Because of all the emphasis on entrepreneurship, on creating a conducive environment for promotion of exports, sir, we are at 43rd rank today, and at one point of time we were 81st rank. So I think we have improved here too. Sir, as I told you, we are people-oriented. We want our people to have the right kind of facilitating environment. The ministry has done phenomenal work in terms of increasing exports. I will mention it again and again. Sir, I applaud the ministry for launching a dedicated contract care services and help desk to resolve exporters' issues, mitigate their grievances, and receive suggestions. So I think we all need to commend this. Budgetary support has been more than adequate for export promotion. I would like to mention here once again, budgetary support this year, 22-23, has been more than adequate for export promotion. I think we are all concerned with exports of our goods. This is very important. And sir, I would like to mention here that the revised estimate of 21-22 has been about 50% more than the BE for 21-22. This indicates the intention of the government. The RE was 50% more. Comparison with BE and RE is coming in your speech also. I understand, sir. I understand. I'm talking of RE. I'm talking of RE. So, sir, RE, what I'm trying to mention here is that from BE we move to RE. Now, if the intention of the government is positive, naturally the RE will be more than the BE. No, what I'm suggesting is always BE, RE will be compared. I agree. No. Sir, let me mention here, when we are talking of BE of 22-23, we will definitely be comparing it with the BE of 21-22 when we say whether the government's intention is positive or negative. But sir, if we move, the graph moves, the line goes up from BE to RE, I think this is absolutely fantastic. So I think we need to understand and appreciate in that regard. No, this is... Comparison of BE, RE is quite common in the budgetary process. It's okay. I'm not talking about UPA or NDA. Generally, in the budget discussion, BE, RE comparison is always there. It is quite common. Just I'm making a comment. That's all. Sir, APIDA,
I think one of our friends, Mr. Bandyopadhyay, had very good words about APIDA. I was very happy to hear that. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. I would just mention here, sir, all these initiatives of the Prime Minister and his entire team actually show the intention of the government, the message that the government wants to convey to the people of the country. Sir, APIDA has created 5 pack houses for fresh fruits and vegetables in Assam, Sikkim and Mizoram. So many works they have done. Since Mr. Bandyopadhyay mentioned APIDA, I just thought I should mention one of the major initiatives of APIDA. Sir, one major scheme which is very attractive, and I'm sure all my esteemed colleagues this way or that way, this side or that side, would appreciate, is the district as export hub scheme. Sir, I'm delighted to inform you that products with export potential have been identified in 739 districts. And sir, it's not a mean job. I was part of the bureaucracy and I know how it is done. It's extremely difficult for the district collector to get in touch with all the stakeholders within the district and finalize which product to be considered worth export. So, sir, it's quite a good exercise, and I must compliment the Ministry of Commerce and Industry for having engaged with the state government agencies and the district collectors. So they have gone down to the district collectors level. 739 districts, sir. Again, in line with Prime Minister's vision, local goes global. Sir, so I want to emphasize that there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Prime Minister Modi and his team. I'll not take much of your time, Now, but I would definitely like to talk about the production-linked incentive scheme to promote telecom and networking products manufacturing in India. It has been allocated 528 crore, and PLI for large-scale electronics and IT hardware has been allocated 5,300 crore. I would not be doing my duty sufficiently adequately if I don't mention the government e-marketplace. Wonderful initiative. Already, sir, it has facilitated over 89 lakh transactions as on February 8, 2022, sir. And by the end of this year, there would be sir, procurement through GEM is likely to be more than 1 lakh crore. Sir, GEM has proven to be a vital step for strengthening the ecosystem for trade and commerce in the country. Now I think I wanted to be as concise and brief. I wanted to talk, but sir, there are so many achievements to the credit of this government that I don't think I would be given sufficient time to dwell on those, but I would conclude with 2 lines. Please allow me, sir. This explains the objective, the vision of Prime Minister Modi and the Ministry of Commerce and Industry. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better best. Sir, we are moving from good to better and better to best. Thank you so much. Thank you very much. Honorable members. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उनके तेज तर्रार बेहतरीन मंत्री मेरे भाई श्री पीयूष गोयल साहब का और उनके दोनों सहयोगी मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी का और सोम प्रकाश जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की इस चर्चा में भाग लेकर या इसकी चर्चा को ज्यादा अच्छा उत्पादन करके जो है उन लोगों ने इस देश के लिए एक बड़ा काम किया है और आज 400 बिलियन का जो इनका एक्सपोर्ट गया है, इसके लिए ये दोनों मंत्री जो यहां मौजूद हैं और जो मंत्री कल जवाब देंगे वो सभी बधाई के पात्र हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत चर्चा सुना और मुझे लगा कि इस चर्चा में मुझे भाग लेना चाहिए। लेगेसी की बात हुई, बड़े कार्ति चिदंबरम साहब हैं, सुप्रिया जी हैं, रितेश पांडे साहब को सुना। क्या करें, लेगेसी ही ऐसी है। सर, इस देश में 1990 के बाद 91 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का वक्त आया, जब फ्री मार्केट की बात आई,
हमने कई एक एग्रीमेंट ऐसे साइन कर लिए सभापति महोदय, जो कि इस सरकार नहीं आने वाली सारी सरकारों को वो लेगेसी का इशू होने वाला है। अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि हमने गैट पर साइन कर लिया, डंकेल पर